नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको होगा। तो अगले 30 मिनट तक बने रहेगा मेरे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा सरकार एक अनूठा वॉलंटियर कार्यक्रम समर्पण जल्द ही लॉन्च करने की तैयारी में है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से लोगों में समाज के प्रति समर्पण का भाव जगेगा और लोग निस्वार्थ भाव से समाज सेवा के लिए आगे आएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये कहा कि लगातार इस कार्यक्रम को लेकर आगे बातचीत की जाती रहेगी। रिपोर्ट देखिएगा। चंडीगढ़ में वॉलेंटियर कार्यक्रम समर्पण के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि समर्पण कार्यक्रम सरकार की बड़ी पहल है। इसके तहत समाज के ताने बाने को ठीक करने में सहयोग मिलेगा। साथ ही काउंसलिंग जैसे कार्यों में सहयोग कर इस कार्यक्रम से जुड़े वॉलेंटियर क्राइम कंट्रोल करने में भी अहम भूमिका अदा करेंगे। समर्पण योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान वॉलेंटियर अपनी डिटेल दर्ज करने के साथ वो किस क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक हैं, ये भी दर्ज करेंगे। वॉलेंटियर कितने घंटे का समर्पण प्रति सप्ताह करेंगे, ये जानकारी भी वे आवेदन करते समय ही दर्ज करेंगे। वॉलेंटियर की ओर से उपलब्ध करवाई गई डिटेल के आधार पर उनकी रुचि के अनुसार ही उनकी सेवाएं ली जाएंगी। वहीं बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि समर्पण योजना के तहत मुख्य फोकस सामाजिक क्षेत्र पर करना है। इसी के दृष्टिगत उन्होंने इस योजना में सामाजिक क्षेत्र के बिंदुओं पर विशेष जोर देने को कहा है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन के दौरान बहुत से लोग ऐसे भी सामने आएंगे जो अच्छे ट्रेनर भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों को नैतिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण देने के काम में लगाएंगे। तो इस तरह से हम इस योजना में अपने उद्देश्य में और भी ज्यादा सफल होंगे। वहीं उन्होंने बैठक के दौरान बताया कि वॉलेंटियर की सेवाएं शिक्षा, खेल, कौशल विकास, किसान एवं कृषि, पर्यावरण, सामाजिक ऑडिट, सरकारी योजनाओं में भागीदारी, सामान्य प्रशासन और स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में ली जाएंगी। बाद में क्षेत्रों की संख्या आवश्यकता के अनुसार बढ़ाई जाएगी। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सीवर की रिपोर्ट। सीएम मनोहर लाल ने आजादी के अमृत महोत्सव और हरियाली तीज के मौके पर 11 अगस्त को झज्जर जिले के गांव खानपुर खुर्द में लाडू की बगिया यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हरियाली तीज की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम होगा। सीएम ने कहा कि सावन माह में पड़ने वाले इस त्योहार को खाने पीने और खुशियों का प्रतीक माना जाता है। हरियाली तीज की पूर्व संध्या पर एक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि तीज का पर्व आस्था, उमंग, सौंदर्य और प्रेम का उत्सव है। हरियाली के प्रतीक इस पर्व पर महिलाएं झूले झूलकर और गीत गाकर खुशियां मनाती हैं। उन्होंने कहा कि सावन माह को पवित्र माह माना गया है और इस माह से हमारे त्योहारों की शुरुआत होती है और यह सिलसिला होली तक चलता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हालांकि कोविड-19 के चलते समय समय पर सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए पिछले 1 साल से हम सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक और त्योहार जैसे अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करते आ रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने आजादी के अमृत महोत्सव और हरियाली तीज के मौके पर 11 अगस्त को झज्जर जिले के गांव खानपुर खुर्द में लाडू की बगिया ऑक्सीवन का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन खानपुर खुर्द गांव में किया जाएगा। मुख्यमंत्री 11 अगस्त को सुबह 10 बजे चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गांव खानपुर खुर्द में आयोजित कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के करीब 500 बेटियां एक साथ पौधरोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगी। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जनता टीवी से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि हरियाणा में टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन किया गया। प्रदेश में हर साल टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव खुलेगी, जिसमें हर साल टीचर्स आवेदन कर सकेंगे। ट्रांसफर पॉलिसी में पहले मौका रेगुलर टीचर को मिलेगा, उसके बाद गेस्ट टीचर को। इसके साथ ही उन्होंने कई अहम मुद्दों पर
जानकारी दी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मेरे साथ हैं। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक हुई थी। कैबिनेट की बैठक में जो टीचरों की ट्रांसफर पॉलिसी है उसमें अमेंडमेंट किया गया था, किस तरह का अमेंडमेंट था और अन्य तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। गुर्जर साहब, कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें तमाम जो है वो फैसले लिए गए। उसमें आपके शिक्षा विभाग की जो टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी है उसको लेकर एक अमेंडमेंट किया गया था, क्या फैसला हुआ है सर? देखिए, पहले इस प्रकार की छूट नहीं थी, लेकिन अब हमने टीचर को छूट दी है कि वो ट्रांसफर ड्राइव में हर बार भाग ले सकता है। अगर मान लीजिए वो संतुष्ट नहीं है उस ट्रांसफर से, तो दोबारा जब भी ड्राइव खुलती है, हर साल ड्राइव खुलेगी, तो उसमें वो भाग ले सकता है। तो उससे निश्चित तौर से टीचरों को लाभ होगा। सर, साथ ही गेस्ट टीचर जो हैं उनको लेकर भी आपने ट्रांसफर ड्राइव में उनको शामिल किया है कि पहले रेगुलर जो नियमित टीचर हैं वो आवेदन करेंगे, उसके बाद अगर कोई सीट वैकेंट रहती है तो उनके लिए ऑप्शन रहेगा। हाँ, निश्चित तौर से इसी प्रकार का एक निर्णय लिया गया और कोर्ट ने भी इसी प्रकार का आदेश दिया है कि जो रेगुलर टीचर हैं उनको पहले अवसर दिया जाए और जो गेस्ट टीचर हैं उनको बाद में अवसर दिया जाए। लेकिन इस फैसले से गेस्ट टीचरों को तो ऐतराज है, वो कह रहे हैं कि हमें लास्ट में विकल्प मिलेगा और हमें जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत, हम तो रेगुलर नहीं है एक तरह से, तो हमें पहले मौका मिलना चाहिए। देखिए, फिर उसके बाद जो रेगुलर टीचर हैं वो भी उस पर एतराज करते हैं ना जी, और इस प्रकार का निर्णय कोर्ट ने भी दिया है कि पहले रेगुलर जो हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए, उसके बाद फिर गेस्ट टीचर को मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम विश्वास दिलाते हैं कि कोई इस प्रकार की परेशानी, हम पूरा प्रयास करेंगे, कोई इस प्रकार की परेशानी कहीं भी गेस्ट टीचर को नहीं होनी चाहिए। सर, प्रदेश में आपने पहले जो है वो 9वीं से 12वीं के स्कूल खोले, उसके बाद आपने जो है वो अन्य बच्चों के भी स्कूल खोले, लेकिन प्राइमरी स्कूल खोलने को लेकर क्या तैयारी है? और जो अभी स्कूल खोले गए हैं उसमें कोई ऐसे मामले तो नहीं आए हैं, कोविड के केस तो नहीं आए हैं? देखिए, स्कूल जब हमने 6ठी से 12वीं तक के स्कूल खोले तो बिल्कुल स्मूथली चल रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। केवल 6 बच्चे जो हैं वो पॉजिटिव आए। तो इतना बड़ा हमारा सारा सिस्टम है, 14,000 स्कूल हैं, उनमें से 2 स्कूल ऐसे हैं जहाँ 6 बच्चे मिले हैं। हमने उस पर पूरा ध्यान रखा, स्कूल को बंद कर दिया और पूरा हम ध्यान रख रहे हैं। तो ना ही किसी अभिभावक को घबराने की जरूरत है, ना ही किसी बच्चे को घबराने की जरूरत है। बहुत अच्छे सारा कुछ चल रहा है और निश्चित तौर से भविष्य में हम जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको भी खोलने का निर्णय लेंगे। प्राइमरी स्कूल खोलने का निर्णय कब तक सर? मतलब इस महीने 15 अगस्त के बाद, सितंबर में क्या विचार कर रहे हैं? कोई प्लानिंग हुई है? नहीं, 15 अगस्त के बाद तो फाइनली है। देखिए, 15 अगस्त तो आ ही गया, लेकिन कल हम इस पे विचार करेंगे और जल्दी इस निर्णय को मिलेंगे। सर, इसके साथ साथ जो है वो तमाम ये जो शिक्षा विभाग में आप जब से काम कर रहे हैं, तमाम जो फैसले लिए हैं, इस बीच एक टैबलेट देने का भी आपका फैसला था, उसमें आपकी क्या तैयारी है सर? हाँ, बिल्कुल, टैबलेट देने का हमारा फैसला था और उसका पैसा भी हमारा मंजूर हो चुका है और जल्दी कुछ ही टाइम में हम उसका टेंडर करने जा रहे हैं और इस सेशन में निश्चित तौर से हम 8वीं से लेके जो 12वीं तक जितने बच्चे हैं सभी को टैबलेट देने का काम करेंगे। सर, हाल ही में जो है वो कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें ये तय हुआ है कि 20 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का जो मॉनसून सत्र है वो बुलाने का फैसला हुआ है, लेकिन विपक्ष जो है वो पूरी तैयारी में है। खासतौर पर अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक नया मुद्दा जो है वो विपक्ष को जो मिला है वो है पेपर लीक मामला। कांस्टेबल की परीक्षा हो रही थी, पूरे हरियाणा में पेपर लोगों के फ़ोन में पहले ही उपलब्ध था। आपकी सरकार पर्ची खर्ची नहीं होने की बात करती है, लेकिन पेपर तो जो है वो लोगों के फ़ोन में उपलब्ध था। ये पर्ची खर्ची बंद हुई इसलिए पेपर लीक होने का ज्यादा प्रयास चल गया ना जी। पहले तो ये सारा प्रयास जो खर्ची का था ना जी, वो लीडरों के पास होता था, मंत्रियों के पास होता था। अब ये सबको पता है कि मंत्री से कुछ भी होने वाला नहीं, कहीं से कुछ बढ़ने वाला नहीं, केवल पेपर से ही बढ़ने वाला है सब कुछ। तो इसलिए पूरा ध्यान जो था वो पेपर आउट होने पे लग गया। लेकिन निश्चित तौर से हम इसका पक्का इलाज कर देंगे, कभी पेपर आउट नहीं हुआ। लेकिन अब हमने शुरू किया उसमें, और जिन लोगों ने पेपर आउट करने का काम किया उनमें से ज्यादातर को हमने अरेस्ट कर भी लिया है और निश्चित तौर से ऐसा पक्का इलाज करेंगे कि नहीं, कहीं भी पेपर आउट होगा नहीं। और जो नई टेक्निक है उसका भी इस्तेमाल करेंगे। उसमें कुछ लोग हैं इस प्रकार के जिनको इस प्रकार के गलत काम करने से लाभ भी होता है और उनको ऐसे गलत काम करने से शायद चैन मिलता है उनको। तो ऐसे कुछ लोग हैं, लेकिन ऐसे लोगों का इलाज करेंगे और किसी प्रकार का भी कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। मैं यही कहता कि जो मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है उसमें विपक्ष को आपने एक मुद्दा दिया है, घर बैठे उनको एक मुद्दा मिला है। इसके अलावा जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है ये भी मुद्दा है। तमाम मुद्दों पर विपक्ष ने अपनी पूरी तैयारी की है। सत्ता पक्ष के पास क्या जवाब है? बिल्कुल, वो पूरी तैयारी करके आए हैं। निश्चित तौर से हर सेशन में हम उनको बढ़िया जवाब देते हैं। पिछली बार भी उन्होंने वो एडजमेंट मोशन लेके आए थे तीनों कृषि बिलों के ऊपर, और आपके सामने जो जवाब दिया गया तो वो कोई भी बात रख नहीं सके, और जो बात उन्होंने रखी तो उसका अच्छा जवाब सत्ता पक्ष की ओर से उनको दिया गया है।
और अब की बार भी अगर कोई भी विषय वो लेके आएंगे तो निश्चित तौर से उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जो कह रहे थे कि जो विधानसभा का मॉनसून सत्र होगा उसमें विपक्ष को तमाम मुद्दों का माकूल जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया है कि जो प्राइमरी स्कूल है वो खोलने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर चंडीगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है मूलचंद शर्मा ने, सुनते हैं। हरियाणा में परिवहन व्यवस्था और खनन समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा हैं। सर, इस वक्त जो परिवहन व्यवस्था है कोविड के चलते जो है वो काफी समय प्रभावित रही, लेकिन अब पटरी पर हरियाणा रोडवेज की बसें आ चुकी हैं। क्या महकमा जो है वो वित्तीय नुकसान तो झेल ही रहा है, लेकिन अब स्थिति क्या है आज की तारीख में? धीरे धीरे जो कोविड के समय के बाद ये तीसरी शुरुआत हुई है, तो इससे कभी पूर्ति तो होगी नहीं भी व्यवस्था को लाइन पर लाया जा सकता है। और शुरुआत हुई है, 90% बस रोड पे हैं और धीरे धीरे दूसरे प्रदेशों की बसों की शुरुआत है। सर, वोल्वो बसें जो है वो कई नई रूट पर शुरू करने की तैयारी थी, खासतौर पर जयपुर की बात करें या बल्लभगढ़ आपका जो रूट है फरीदाबाद, वहाँ की बात करें, हिसार की बात करें, रोहतक की बात करें, उसकी क्या स्थिति है? अभी बसों की वोल्वो बसों में लोग अभी कम यात्रा कर रहे हैं। हम उन्हीं स्थानों से वोल्वो चलाएंगे जहाँ से वोल्वो बसों की सवारियाँ मिलेंगी, जैसे जयपुर है, दिल्ली है या दूसरा गुड़गांव है, जहाँ पे बस पूरी सवारियाँ होंगी, पूरी सीट बुकिंग होगी, वहीं से हम चला रहे हैं। और जैसे जैसे डिमांड रहेगी हम पूरी वोल्वो चलाएंगे पूरे। सर, एक पिछले दिनों आपने एक फैसला किया था कि अब ई टिकटिंग की जो है वो व्यवस्था आप करेंगे, और जैसे टिकटों में कई जगह पर धांधली की चर्चाएं रहती थी, अब उस पर कहाँ तक आप बढ़ पाए हैं? क्या आपकी तैयारी है उसमें? आने वाली जो हाई पावर कमेटी की मीटिंग, उसमें वो रखेगा एजेंडा। ये मान चले 1 महीने में सारी ई टिकटिंग काम चालू हो जाएगा। सर, रक्षाबंधन पर महिलाओं को जो है वो हरियाणा सरकार जो है वो तोहफा देती रही है। इस बार रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त यात्रा के लिए सरकार ने, आपके विभाग ने क्या फैसला किया है? अभी जानकारी मिली प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, जो बस हैं 50% के उस पर कोविड के आधार पर 1 दिन के लिए 12-15 साल के बच्चे के साथ अभी फ्री की है 1 दिन के लिए, वो रक्षाबंधन के लिए। सर, खनन विभाग की पिछले दिनों बैठक हुई थी हरियाणा निवास में, आप भी मौजूद थे। खनन से जुड़े तमाम ठेकेदार, विभागों के अधिकारी और तमाम लोग पहुंचे थे। क्या है सर खनन नीति क्या है आपकी, और अवैध खनन को लेकर क्या स्टेप उठा रहे हैं? जो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खनन की नीति उससे सरलीकरण करना, और पिछली जो खनन जो नीति थी उस नीति का आज तक फैसला नहीं हो पाया। कई बार ऐसी समस्याएं थी, किसी माइनिंग ने माइनिंग ले ली, उसने माइनिंग चलाई नहीं, सरकार उससे पैसे मांगती है, वो अपने कहता है मेरे पैसे में खनन चलाना नहीं चाहता। एक समस्या थी, उसने कहा 5 करोड़ रुपया मैंने माइनिंग के जमा कराए हैं, मेरे वापस दिए जाए। एक के सरकार कहती है 25 करोड़ दिए जाए कि इसने 3 साल से खनन करा नहीं। तो मामला इस तरह की दुविधा थी, जो सरकार का लेना देना दोनों में आपस में उड़ जाते। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उनकी राय ली है, भाई इस पे क्या सरलीकरण क्या हो कि जो खनन जो काम करते हैं, जो खनन का काम करते हैं, उनको किस तरह इससे निपटाया जाए, और सरकार का जो पैसा पड़ा हुआ किस तरह उसको लिया जाए। इस तरह की मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग बुलाई है। आने वाले समय में पता लगा उनके विचार लिए मुख्यमंत्री जी ने, इससे इसका जो होगा दोनों को लाभ होगा। सर, अंतिम सवाल है, अवैध खनन को लेकर आपने एसटीएफ बनाने का फैसला किया था। प्रदेश में खनन माफिया पर नकेल कसने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? जो एसटीएफ बनाने की बात थी उसमें कहां तक पहुंचे? प्रदेश में जितना खनन माफिया पे जितना प्रदेश की सरकार ने शिकंजा कसा है, किसी सरकार नहीं कसा। पूर्व की सरकारों पे पूछे ना, आज 703 करोड़ पिछले उसे मिला और 1035 करोड़ अपनी सरकार मिला। पूर्व की सरकार में तो 500, 600, 550 यही रहा। ये पहली सरकार है जो खनन माफिया पे शिकंजा कसा, नहीं सॉरी, अवैध माइनिंग जो करने वाले उन पर शिकंजा कसा, तभी तो मिला। और एक भी अवैध माइनिंग करता हुआ पूरे प्रदेश मिला, हम उसके खिलाफ अभियान चलाएंगे।
चाहे उसका ट्रैक्टर बंद करना पड़े, चाहे ट्रक बंद करना पड़े, या जेसीबी पॉपलेट बंद कर, हम हरियाणा में एक भी अवैध निर्माण नहीं होने देंगे। अगर सरकार की संपत्ति को कोई चोरी के रूप में, लूट के रूप में करेगा, इस तरह का हम नहीं होने देंगे। चाहे हमें कुछ भी टीम गठित करनी पड़े, तो इस तरह से प्रदेश में ना हुआ, ना करने देंगे। हमारे साथ हरियाणा के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा थे। मूलचंद शर्मा ने जानकारी दी है कि रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए जो है वो एक दिन के लिए मुफ्त यात्रा के लिए सरकार ने मंजूरी दी है, सरकार ने फैसला किया है। साथ ही मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन पर पूरी तरह से लगाम लगाई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। तो वहीं चंडीगढ़ में बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय दी। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला मेरे साथ है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, पिछले 6 महीने में आपने 2 बड़ी बिजली की रेड की है। इसमें कई अधिकारी जो है वो लगे हुए थे, कर्मचारी लगे हुए थे, लेकिन कुछ लोगों की भूमिका संदिग्ध थी, इसलिए बिजली चोरी के मामले पकड़े गए। साथ ही कुछ लोगों ने अच्छा काम किया, तभी इतनी बड़ी रेड सफल हो पाई। क्या तैयारी कर रहा है सर अब विभाग उन कर्मचारियों अधिकारियों के लिए? हमारे सब अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम करा। थोड़ा उन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत थी। मुझे जब मैं सीएम साहब से मिला, मैं कहने लगा जी एक ऐसा बड़ा रेड करेंगे जिसमें एक लंबा चौड़ा होगा, एक व्यापक स्तर पे होगा, इसमें कल को कोई बीच में दिक्कत नहीं आए। तो कहने लगे नहीं, मेरी तरफ से पूरी तैयारी है, आप जिसको कहो। तो उन्होंने डीजीपी सबको आदेश दे दिए कि जो रणजीत सिंह कहे इसे करो। और वो होने के बाद हमारी पूरी टीम 560 टीमें थी, कोई आप ये समझें कि 3500 आदमी इस रेड पे लगे। और उसमें हमने 6700 केस चोरी के पकड़े, जिसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, मॉल, और उसमें आपका आइस कैंडी, आइस फैक्ट्री, और उसके बाद कोल्ड स्टोरेज और हाईवेज पे जो ढाबे हैं वो सारे थे। और इसमें जो चोरी पकड़ी गई उसमें बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई। और मेरा अपना अंदाजा है कि पिछली बार हमें कोई 250 करोड़ रुपये, पिछली बार हमारा कोविड में भी 350 करोड़ रुपये प्रॉफिट था, क्योंकि कैलकुलेशन तो साल के साल होती है, मार्च टू मार्च होगा। पर मेरा अपना अंदाजा है कि 7 to 8 टाइम्स हमारा के प्रॉफिट बढ़ के आएगा उससे भी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा, इसमें जिन अधिकारियों ने अच्छा काम करा, जिसने मैक्सिमम चोरी पकड़ी, बहुत डिसिप्लिन रहे, और जिन्होंने कहीं हल्ला भी नहीं मचने दिया, ऐसे कर्मचारियों को हम सम्मानित भी करेंगे। वो हम आने वाले 15 अगस्त को जो जहाँ जिस मिनिस्टर की ड्यूटी लगेगी, हर जिले पे जो डिजर्विंग है इस तरीके के, जिनकी रिकमेंडेशन आई है, उन्हें सम्मानित करेंगे। जिन लोगों की भूमिका संदिग्ध है, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कई जगह पर संदिग्ध भूमिका वाले भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए एक्शन तैयार करेंगे। ऐसे लोग भी हैं जो इस मामले में हैं, जिनकी हमें अभी पुख्ता रिपोर्ट नहीं पर मिली है, मैंने उनकी रिपोर्ट मांगी है। जो इस तरीके के होंगे उन्हें हम चार्जशीट करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन होंगे, और जिसका बहुत ज़्यादा होगा वैसे आदमियों को शायद हम सर्विस से निकालने का काम भी करें। जी सर, स्मार्ट मीटर योजना जो है वो हरियाणा में इम्प्लीमेंट हो रही है। कई जो शहर है वो आपने तय किए हैं, वहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। क्या किस जगह पर पहुँचे आप, और इस योजना का किस तरह से उपभोक्ताओं को फायदा होगा? ये एक एनर्जी एफिशिएंसी एसएल वालों का सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, जो गुजरात के बाद सबसे पहली बार हरियाणा को ऑफर करा है, जिसमें हमें कोई 10,000 मीटर ना, उन्होंने टोटल 10 लाख मीटर दिए हैं, जिसमें 5 लाख DHVVN को और 5 लाख UHVVN को दिए हैं मैंने। और ये मीटर्स अभी 2,80,000 हमने लगा दिए। अभी इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। इसका कुछ अचीवमेंट जो फीचर्स हैं, सेलिएंट फीचर्स हैं, वो ये है कि एक तो इसमें आप कभी भी से मैनेजमेंट लोडिंग का है, लोडिंग मैनेजमेंट है। इसमें जब चाहो आप इसको कनेक्ट और डिस्कनेक्ट अपने हाथ में रहेगा। टोटल ट्रांसपेरेंसी, आप कभी भी किसी वक्त अपनी रीडिंग सामने ले सकते हो। जैसे मोबाइल बिल का प्रीपेड है, इसमें आप जब चाहो उसका पैसा भी बिल साथ के साथ भर दो। इस तरीके के इसमें बहुत अच्छा है, जो लोग इसे पसंद करेंगे। अभी हमने शुरू में 4 स्टेशन को चुने हैं, जिसमें गुड़गांव, फरीदाबाद और करनाल और आपका पंचकूला, 4 स्टेशन है। जी सर, पिछले दिनों बिजली उपभोक्ताओं को एक राहत जो है वो भी दी थी, जो उनसे चार्ज लिया जाता था, उस चार्ज को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसके बाद आपने भी जानकारी दी थी। उससे कितना फायदा होगा बिजली उपभोक्ताओं को? देखिए, हमें इसका बहुत फ़ायदा हुआ है, तभी तो मैं बता रहा हूँ 7-8 टाइम्स होगा। इस करके सीएम साहब ने जब देखा कि एक डिपार्टमेंट बहुत पैसा कमा रहा है, तो उन्होंने 37 पैसा पर यूनिट, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है,
जो कंज्यूमर को उन्होंने माफ़ करा, इसका ओवरहेड जो जाएगा वो 1200 करोड़ रुपया कंज्यूमर के खाते में जाएगा, डिपार्टमेंट के हमारे यहाँ से जाएगा। हाँ, डिपार्टमेंट कमा रहे 1200 करोड़ रुपया, सीएम साहब ने फिर दोबारा लोगों को दे दिया। सर, बिजली के साथ साथ आप जेल महकमे को भी देखते हैं। जेल महकमे में सुधार को लेकर क्या बड़े कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चर्चाएं हैं कि जो खासतौर पर प्रदेश के तमाम जिलों में जो जेल है उनकी तस्वीर आप बदलने वाले हैं। किस तरीके की जेल होंगी? देखिए, जेल का जो कॉन्सेप्ट था ये पहली बार इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ। इंग्लैंड के बाद अब ऑस्ट्रेलिया सबसे बढ़िया जेलें हैं। हमारे यहाँ अगर इंडिया में देखें तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक की बेस्ट जेलें हैं। हमारे ऑफिसर ने विजिट भी करा, मैंने कुछ भेजे हैं हमारे डीजीपी और आईजी। इसके बाद हमने कमेटी बना दी जो इस पर करे। हमने कोई 15 इश्यूज़ पे तो तय कर लिया, बाकी जो सब चीज़ें सामने आ जाएगी उसमें बहुत एकदम आप हमने टोटल फेस चेंज कर देंगे और जेलों में बहुत सुधार करने, इसका नाम बदलना, बढ़िया खाना दिया जाना और जेल में जो रह रहे हैं उन लोगों को कैदी नहीं समझ के उनका सुधार करके एक अच्छे जीवन में बना के उन लोगों की लाइफ चेंज करके बाहर भेजने का काम करें। इसके लिए आने के बाद आप देखेंगे हमारे सीएम साहब का भी ये कहना था कि हमारी जेलें मॉडल होनी चाहिए दूसरी स्टेटों के लिए, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। ये अलग अलग कैटेगरी में भी आप कैदी रखने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह पर ऐसा देखा जाता है सर से बड़ी बड़ी जेलों में जब खूंखार अपराध करने वाले जो अपराधी होते हैं उनके संपर्क में जब कोई नए अपराधी जेल में जब जाते हैं तो उनको कैटेगराइज करने की कोई प्लानिंग है सर नए सुधारों में? मैं कई जेलों में गया, जैसे यमुनानगर की जेल में गया तो मैं जानबूझ के उनको देखने गया कि वो एक जो गैंगस्टर्स हैं या हार्ड क्रिमिनल्स हैं उन लोगों को हम एक अलग एक बैरक में रखते हैं। उस बैरक को मैंने विजिट करा, सबको देख के आया। कई बहुत अच्छे लड़के, बहुत हाईली क्वालिफाइड, जो एक लड़का तो था जिसने MBA कर रखा, क्लास 1 था वो लड़के ने मर्डर कर रखा। मैंने उससे पूछा तुम्हारा भाई कितने घर में कितने लोग, वो बाकी क्या करते हैं? बोले दूसरा भाई वो क्या करता है, क्या वो कुरुक्षेत्र जेल में उसने भी ये काम कर रखा है। तो फिर हमने उन्हें समझाया कि ये काम में क्यों रहा। तो लोगों को हमारा ये है कि उनके साथ दूसरे लोग रह के तो उन्हें हम बाइफरकट करके जेलों में अच्छे, वो तो 1% लोग होंगे जो इस तरीके के हैं, वो भी आखिर समझने टाइम सबको समझाता है, पर हमारे जेलों में बहुत हम सुधार कर रहे हैं। हमारे साथ बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला थे जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की है। कहा है कि प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को अब सरकार हर तरह की राहत दे रही है, चूंकि बिजली विभाग जो है वो अब मुनाफे की तरफ बढ़ रहा है। लगातार जो सुधार के कदम उठाए गए हैं उसके चलते बिजली विभाग जो है उसका राजस्व बढ़ रहा है। साथ ही जेलों में भी जल्द तमाम तरह के सुधार देखने को मिलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर पिहुआ विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को शहीदों के सम्मान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में शामिल हजारों लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। इस भव्य यात्रा से पिहुआ शहर देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। तो वहीं खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने भी वंदे मातरम का जयकारा लगाते हुए शहीद सम्मान यात्रा में नहरी विश्राम गृह से शहीदी स्मारक तक तिरंगा यात्रा निकाली और शहीदों की मूर्तियों पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया। इसके साथ ही खेल राज्य मंत्री ने देश के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए ये कहा कि इन खिलाड़ियों ने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी हम सबका सीना चौड़ा किया। देखिए, पेवा हल्के में मैं अपने सारे मेरे भाइयों को, मेरी माताओं को, मेरे बुजुर्गों को, मेरी बहनों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज इतनी बड़ी संख्या में तिरंगा यात्रा हमने पेवा में निकाली। और ये यात्रा उन शहीदों के लिए है जिन्होंने अपनी शहीदी देकर इस देश को आज़ाद करवाया। हर जिंदगी में कभी दुख होता है, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है। तो जो शहीदों ने शहादत दी है उसको ये यात्रा हम कंट्रीब्यूट करते हैं। साथ ही में हमारे देश के नौजवान खिलाड़ी कल सभी के सभी मेडल लेकर वापस आए हैं। हमारा देश मेडल टैली में आगे बढ़ा है। 7 हमारे मेडल आए हैं, 6 इंडिविजुअल गेम के और 1 टीम गेम का, जिसमें से हरियाणा की जो कंट्रीब्यूशन है वो 4 मेडल है, 3 इंडिविजुअल और 1 टीम गेम में। आप देख लीजिए, गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा का वो भी हरियाणा से है। रवि जो सिल्वर मेडल के विजेता हैं वो भी हरियाणा से हैं। बजरंग पुनिया जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता वो भी हरियाणा से हैं। और हॉकी टीम जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता उसमें भी हमारे हरियाणा के खिलाड़ी हैं।
तो लगभग हमारी कंट्रीब्यूशन 7 मेडलों में सबसे ज़्यादा है प्रदेश की। इंडिया पहले है, तिरंगा पहले है, देश पहले है। अगर राज्य की बात करें तो हरियाणा उसमें सबसे अव्वल नंबर पर, चाहे वो खेल हो, चाहे वो शहीद हों, चाहे हमारे फौजी भाई बहन हों। 10% से ज़्यादा हमारे फौजी हरियाणा से हैं और 25% से ज़्यादा खिलाड़ी हमारे हरियाणा से हैं जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे नौजवान युवा साथी आगे बढ़ रहे हैं। इस यात्रा के लिए सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये इतनी बड़ी संख्या में यात्रा निकालकर और तिरंगा जिसकी हम छाती पे लगाकर आगे बढ़ते हैं। मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूँ, तिरंगा छाती पे लगाकर लगभग 13 साल खेला हूँ। तो वो तिरंगा की पहचान हमारे प्रदेशवासियों ने, हमारे देशवासियों ने की है। मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कलायत अनाज मंडी से वीर शिरोमणि महाराजा प्रताप सामुदायिक केंद्र तक शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और राज्य मंत्री कमलेश ढांडा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही तिरंगा यात्रा में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा से देशभक्ति की भावना नजर आ रही है। जोश से तो आपको दिखाना चाहिए, लेकिन किसान और जवान, पगड़ी वाला किसान और काले बालों वाला जवान ये यात्रा में इतनी भारी संख्या में उमड़ रहा है कि जो यात्रा के प्रति ऐसा भाव उत्पन्न हुआ है कि वास्तव में इस तिरंगा यात्रा ने लोगों के दिलों को छुआ। जो भावना हम उत्पन्न करना चाहते थे देशभक्ति की, वो भावना अभिव्यक्त हो रही है। महेंद्रगढ़ जिला लिंगानुपात में चौथे स्थान पर पहुंच गया है और इस स्थान पर पहुंचने के बाद महेंद्रगढ़ जिला ने अपने आप में कहीं ना कहीं से शानदार प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ में लिंगानुपात पर 932 लड़कियों का हो गया है। जिले में लगातार स्वास्थ्य विभाग, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और आशा वर्कर समेत आंगनबाड़ी वर्कर एवं समाजसेवी संगठन ने लोगों को जागरूक करने का काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज महेंद्रगढ़ जिला लिंगानुपात में प्रदेश का चौथा जिला बन गया है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।